इस तुम्हारे मोबाइल से कैसे हो पाएगा? बोलो यार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज एक्सरसाइज 4.6 हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और एक नई बात आज हम यहाँ सीखने की करेंगे कोशिश। क्या है इस एक्सरसाइज में? आव्यूह और सारणिक के उपयोग हमें सीखना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हमने क्लास 10th में सीख रखे हैं। 4 तरीके थे, ग्राफिकल मेथड था, सब्स्टिट्यूशन था, एलिमिनेशन था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। वही सारे तरीके जो है यहाँ पर उनका यूज नहीं होगा। यहाँ हम इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे लेकिन किसकी मदद से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो ठीक है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान के चलो हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरी है हमारे पास a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब ये 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अगर मुझे क्लास 10th वाले मेथड से सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता? पहले इन दो को लेकर एक वेरिएबल ख़त्म कर देता एलिमिनेशन लगा के, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन जाती। इन दोनों को लेकर फिर एक वही वेरिएबल ख़त्म कर देता, फिर 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन बन जाती और मैं उन दोनों को सॉल्व करके उन दोनों की वैल्यू निकाल करके किसी एक में रख देता, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ हमें किसकी मदद से करना है? डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ? इक्वेशन को ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जहाँ a क्या है? a एक मैट्रिक्स है जो है a1, जो है क्या? a1 b1 और c1, a2 b2 c2 और ये है a3 b3 c3। a ये वाला मैट्रिक्स है। x हमारे लिए क्या होगा? x हमारे लिए हो जाएगा x y और z, और जहाँ पर b हमारे लिए क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट वाली चीज़ दी हुई है d1 d2 और d3। इन तीनों को ही अगर मैं सॉल्व करके इन तीनों को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन मिल जाएंगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? a की और x की मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू में b रख दो। तो a और x जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये, इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाएगा। और जैसे ही ये वाला फॉर्मेट आएगा इक्वल टू में b होगा। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो ये पहला वाला अवयव इसके इक्वल हो जाएगा, ये दूसरा वाला इसके इक्वल, तीसरा वाला इसके इक्वल, और यहाँ से हम वापस वहीं पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि जो गिवन इक्वेशन थी इनकी मदद से हमने क्या बनाया? एक मैट्रिक्स बनाया। अब इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सिंस हमारे पास ax इक्वल टू b बन गया था, अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा, x क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू b। ये इतनी सी बात हमको पकड़ के रखनी है। मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन दी हुई थी पहले उन इक्वेशन से a बनाना है, a बनाकर उसका इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स निकालना तो हम सीख चुके हैं। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर a इन्वर्स का फॉर्मूला होता है a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। उस फॉर्मूले से a इन्वर्स निकल जाएगा और जो भी a इन्वर्स आएगा उसकी मैं b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और एक मैट्रिक्स पूरा आएगा और इधर x आएगा, और दोनों मैट्रिक्स की हम तुलना करके x y z की वैल्यू जो ये हमको दी हुई है निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे करना है, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, बात कतई क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हो? इतनी बात हमें पकड़ के चलना है कि इस एक्सरसाइज से उत्तराखंड बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई, कर दूं साफ इसे। देखो, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी मुद्दे पे हैं। एक क्वेश्चन से सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखो हम एग्जाम्पल ही ले ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 हमारे लिए बुक में दिया हुआ है और इसी एग्जाम्पल को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 28। तो एग्जाम्पल में हमें इक्वेशन कौन कौन सी दी है एक बार बोलना तो 3x हाँ प्लस 3z इक्वल टू 8, आगे
2x प्लस हाँ हाँ 1 4x माइनस 3y 2z बराबर 4। यही इक्वेशन है ना। अब ये 3 इक्वेशन है। अब हमें देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ध्यान से देखो, दी हुई समीकरण को, दिए हुए समीकरण निकाय को, क्योंकि निकाय मतलब होता है सिस्टम, तो यहाँ एक इक्वेशन थोड़ी है, 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं निकाय। दिए हुए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर, ठीक है, इस रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो देखो क्या बनने वाला है। क्या बनने वाला है हमारे पास, a की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी हमारे लिए, ये और ये, यानी कि 3 - 2 3 2 1 -1 4 - 3 2, a मिल गया। b हमारे लिए क्या बन जाएगा 8 1 4, और x हमारे लिए क्या बन जाएगा x/z। अब देखो ध्यान से समझना, ax = अगर b है तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल सकते थे, अभी हमने देखा x = a इनवर्स × b, यही तो निकल जाएगा। अब इसको, इस वाले फॉर्मूले पे काम करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे a इनवर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और a मुझे मिल चुका है। तो मैं पहला काम क्या करूँगा, a इनवर्स फाइंड आउट करूँगा, और a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, या ऐसे निकालते हैं सीधे सीधे। वैसे तरीका तो ये है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर ये सारी वैल्यू लिखोगे, फिर अपना प्रसार करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, लेकिन हमारे पास जगह कम है तो हम ऐसे ही निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनने वाला है 3, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा -3, तो 2 - 3 का मतलब -1 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वाला पकड़ेंगे, 2 है माइनस का, एक फॉर्मूले का माइनस आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 दूनी 4 और +4 ये हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, +3 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 दूनी -6 और -4 कितना हो जाएगा -10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा -3, यानी -33 और 16, तो कुल मिला के आ जाएगा -17। बात क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्या, कि ये जो है इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। इनवर्सिबल का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो निकाल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, कोफैक्टर की। तो डिटर्मिनेंट निकल गया, अब कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना भाई, बताया हुआ है मैंने कि पहले 3 कोफैक्टर तो यही होते हैं, नहीं होते हैं। A11 निकालोगे तो -1 ही आने वाला है, A12 निकालोगे तो कितना 8 आया, लेकिन 1 2 के आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि 1 और 2 विषम नंबर बनाएंगे और विषम आने के कारण माइनस हो जाएगा। A13 निकालेंगे तो कितना आएगा -10 ही आएगा, क्योंकि 1 और 3 4 होता है तो -10। फिर हम A21 निकालेंगे, A21 हमारे लिए कितना आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +9, तो +5 आना चाहिए, लेकिन आएगा -5। A22 जब मैं निकालूंगा, ये वाला पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 दूनी 6, और माइनस का हो जाएगा 12, तो -6 हो जाएगा। A23 जब मैं निकालूंगा तो कौन सा एलिमेंट पकड़ूंगा, ये वाला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 तियाँ -9 और +4 दूनी 8, ओवरऑल -1 आएगा, लेकिन हो जाएगा +1, क्योंकि 2 और 3 5 होता है। A31 जब हम निकालेंगे, A31 हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 एकम 2 और -3, ओवरऑल हमारे पास -1। A32 जब मैं निकालूंगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -6, यानी -9, और 3 2 के कारण हो जाएगा +9। A33 जब मैं निकालूंगा, ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 3 एकम 3, और ये हो जाएगा हमारे पास में +4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। बात क्लियर हो गई। कोफैक्टर से हम डायरेक्ट ही क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अभी एडजॉइंट भी तो निकालना है। एडजॉइंट जब हम निकालेंगे तो जो लेटे हुए कोफैक्टर हैं उनको हम खड़े में लिख देंगे, ताकि हमें एक नया मैट्रिक्स ना बनाना पड़े। तो मतलब क्या हो जाएगा, -1 -8 और -10, -1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 9 और 7 निकल गया।
डिटर्मिनेंट भी निकल गया, एडजॉइंट भी निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए ए इनवर्स। तो सिंस हम जानते हैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, ऊपर से कर दें थोड़ा भाई, दिख रहा है ना यहाँ तक। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1 अपॉन 17। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1 -8 -10 -5 -6 -5 -6 -1 +1 है सॉरी, और उसके बाद में -1 9 और 7। ये हमारे पास क्या निकल करके आया, ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स थोड़ी निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंस हम ये बात जानते हैं कि अगर अभी कर ये माइनस वाली चीज़ बाद में पकड़ो, अभी बता दूंगा कि हम डायरेक्ट इसको क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो इसीलिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a इनवर्स इंटू बी। तो x हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है x बाई जेड का, हाँ या ना। और a इनवर्स हमने निकाला है माइनस का 1 अपॉन 17, हाँ या ना। और a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, -1 -8 -10 माइनस का 5 माइनस का 6 1 और माइनस का 1 9 और 7। बात क्लियर है। और b हमारे लिए कितना है, b है 814। अब इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लो, जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी माइनस का 8 कितना हो जाएगा, -8। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 5 और इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 8 × 2 = 64। इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे माइनस का 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 36। ये करेंगे तो माइनस का 80 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। यही होने वाला है ना, ठीक है। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना बनने वाला है। और बाहर हमारे पास क्या, माइनस का 1 अपॉन 17 चल ही रहा है, -1 अपॉन 17 चल रहा है। इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 5 13 और 4 17, माइनस का 17। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि माइनस का 70 और यहाँ है 36, -34 आ जाएगा ना, -34 आ जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या बना जाएगा, माइनस का 50 बना जाएगा, ठीक। अब देखो, अब -1 अपॉन 17 को अंदर ले जाओ। जब -1 अपॉन 17 अंदर जाएगा तो -17 डिवाइडेड बाई -17, -34 डिवाइडेड बाई -17, -51 डिवाइडेड बाई -17। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 1 2 और 3। और ये चल किसके इक्वल रहा था, ये चल रहा था x y और z के इक्वल चल रहा था। कितनी वैल्यू निकल करके आई, 1 2 और 3। और दो आप भी अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं x की तो वैल्यू 1 आई, y की तो वैल्यू 2 आई और z की तो वैल्यू 3 आई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर इन केस हमें कोई डाउट लगता है कि हम सही कर रहे हैं गलत है आंसर, तो इन तीनों ही वैल्यू को उठाकर किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दो। x1 y2 z3 को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो x की जगह 1 रखूँगा तो 3 -4। देखो यहाँ जब मैं वैल्यू सेटिस्फाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, 3। x की जगह 1 रखो तो कितना आएगा, 3 माइनस का 4 और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास में, 9 हो जाएगा ना, इक्वल टू 8। तो 9 और 3 12, 12 में से 4 चले गए, 8 बराबर 8। मतलब इक्वेशन क्या हो चुकी है, सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो इस बात का मतलब है कि गिवन वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं ये हमारी इक्वेशन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें इतना सब काम करना पड़ेगा और वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इस तरह से हमें जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो एक बात और बता दें विकास, बात यह है कि अभी हमने क्या देखा कि -1 अपॉन 17 की जब हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराई थी ना, मल्टीप्लाई कराने से काम मेरा और मुश्किल हो जाता। इसलिए होता -1 अपॉन 17 अंदर ले जाता, साइन तो सबके चेंज हो ही जाते, लेकिन 17 से कोई भी नंबर डिवाइड थोड़ी हो रहा है, तो मुझे फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लाई करनी पड़ती। भाई 1 अपॉन 17 की 8 से करते तो 8/17 आता, फिर 5/17 आता, फिर 4/17 आता नहीं आता। तो इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करने में ज़बरदस्ती का टाइम हमारा कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर को पहले ही रोक के रखो, पहले इसको इन दोनों को आपस में कर लो सॉल्व, और सॉल्व जैसे ही करेंगे हमें खुद ब खुद दिखेगा कि अंदर वाले नंबर क्या है, इसके मल्टीपल बनने लगे हैं, और मल्टीपल बनने लगे तो सीधे सीधे वैल्यू कट के आ गई। दूसरी बात समझने वाली ये है कि इस तरह की जो इक्वेशन है एनसीईआरटी के तजुर्बे के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 1 2 3
-1 -2 -3 2 1 -3 1 2 3 के ही इर्द गिर्द में घूमते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन आया तो ये समझ लो, अगर आंसर आ गया ना हमारा, जैसे मान के चलो हमने सॉल्व किया और इनकेस हम कैलकुलेशन में फंस गए, हमारा आंसर आ गया 1768/17, ऐसा आंसर कभी इन इक्वेशनों का आएगा ही नहीं। समझ पाए? बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू निकलना यहाँ पर बहुत रेयर चांस है कि आए। ज़्यादातर वैल्यू हमेशा इसी फॉर्मेट में ही आएंगी, 1 2 3 1 2 3 2 1 -3, यही चलेगा। और इनकेस अगर अलग आ भी जाता है कुछ बड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत उस वैल्यू को पकड़ो, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा के देख लो। अगर इन तीनों ने किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, एक को करेगा तो तीनों को कर जाएगा, और अगर एक में हमें लग रहा है कि हमने एक को कर दिया, क्या पता दूसरे को करे ना करे, तो दूसरे को देखो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जाएगा 2, y की जगह 2, z की जगह -3 = 1, तो 2 और 2 4 -3 = 1, तो 1 = 1 आया नहीं आया, दूसरे को भी कर गया। एक को मतलब ये वैल्यू तीनों इक्वेशनों को ही सेटिस्फाइड करेंगे। बात क्लियर हुई? क्या ये पूरा हिसाब किताब समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश करी? हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को फटाफट a b x के रूप में लिख लेना है, a से तुरंत बिना देर करे a इनवर्स तक पहुंच जाना है, और a इनवर्स पे पहुंचने के बाद में x की वैल्यू a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी। हाँ या ना? एक बार इसे देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है अगर इसमें तो पूछ सकते हो। तो ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करी है, और आगे का एग्जाम्पल नंबर 29 और एक्सरसाइज के एग्जाम्पल इसके और करना अपने आप खुद से घर पे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम कल से स्टार्ट करके देख लेंगे, यानी मैथ की नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगी। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करना सब में ही काम है, बस ये है प्रैक्टिस हो जाए अगर 2-4 क्वेश्चनों की तो बात पकड़ में आ जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, सब लोग पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।